गुड इवनिंग बच्चों। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हम लोग क्लास 9th की पॉलिटिकल साइंस को पढ़ रहे हैं। चैप्टर है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, चैप्टर नंबर 3। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है बच्चों, नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स। देर नहीं करते हैं, लाइन बाय लाइन इसको समझते हैं। हम लोग इलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात कर रहे हैं। जो चुनाव की प्रक्रिया होती है भारत में, वो किस तरीके से होती है, उसके डिफरेंट टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आज हम देखेंगे कि जो उम्मीदवार होते हैं वो अपना नामांकन कैसे करते हैं, वो अपना नाम किस तरीके से आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। We noted about that in a democratic election people should have a real choice. हमने इस बात को देखा कि ऊपर जो हमने इससे पहले जो टॉपिक्स डिस्कस किए उसमें हमने हमारे बात समझ में आई कि लोकतांत्रिक चुनाव में लोगों के पास वास्तविक एक चुनने की शक्ति, चुनने की ताकत होनी चाहिए, या एक चॉइस होनी चाहिए, एक विकल्प होना चाहिए वास्तविक रूप से। दिस हैपेंस ओनली व्हेन देयर आर ऑलमोस्ट नो रेस्ट्रिक्शन ऑन एनीवन टू कंटेस्ट एन इलेक्शन। और ये तभी हो सकता है जब किसी पर चुनाव लड़ने से संबंधित किसी भी तरह का कोई बंधन, कोई रेस्ट्रिक्शन ना हो। कहने का मतलब कि कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सके बिना किसी बाधा के। दिस इज़ व्हाट आवर सिस्टम प्रोवाइड। और हमारी व्यवस्था किसी भी व्यक्ति को ये सुविधा प्रदान करती है। क्या? एनीवन हु कैन बी अ वोटर कैन ऑल्सो बीकम ए कैंडिडेट इन इलेक्शन। कोई भी जो कि एक मतदाता है, यानी वोट देने वाला है, वो चुनाव में एक उम्मीदवार भी बन सकता है। The only difference is that in order to be a candidate, the minimum age is 25 years while it is only 18 years for being a voter. जो एक छोटा सा अंतर है, छोटा सा ही कहा जाएगा, एक वोटर और एक उम्मीदवार में, वो ये कि आपको वोटर बनने के लिए, यानी मतदान देने का अधिकार प्राप्त करने के लिए आपकी जो एज है वो 18 ईयर्स, 18 वर्ष होनी चाहिए कम से कम, है ना। 18 या 18 से ऊपर आपकी एज होनी चाहिए। और वहीं एक उम्मीदवार बनने के लिए आपकी कम से कम एज 25 ईयर, 25 वर्ष आपकी उम्र होनी चाहिए। देर आर सम अदर रेस्ट्रिक्शन ऑन क्रिमिनल एट्सेट्रा। हाँ, कुछ चीज़ें हैं, कुछ प्रतिबंध हैं, कुछ रुकावटें हैं, तो वो व्यक्ति विशेष के लिए हैं। जैसे यदि कोई अपराधी है तो उसके लिए कुछ प्रतिबंध हैं, उसके लिए कुछ क्लॉज हैं कि वो उम्मीदवार बन सकता है कि नहीं बन सकता है, किन परिस्थितियों में बन सकता है, वगैरह वगैरह। बट दीज अप्लाई इन वेरी एक्सट्रीम केसेस। और ये जो प्रतिबंध हैं ये भी बहुत रेयरली, बहुत एक्सट्रीम यानी बहुत ज़्यादा, अगर आप सिद्ध आपको अदालत में आपके ऊपर मुकदमा चला और अदालत ने ये मान लिया कि नहीं, आपसे अपराध हुआ है, आप अपराधी हैं, आप क्रिमिनल हैं, तभी कुछ ऐसा हो सकता है कि आपको चुनाव लड़ने से रोका जा सके। वो भी पूर्ण रूप से, यानी कानून की पूरी प्रक्रिया हो जानी चाहिए, कहीं कोई रास्ता न बचा हो और आप अपराधी सिद्ध हो गए हो हर हाल में, है ना। पॉलिटिकल पार्टीज नॉमिनेट देयर
कैंडिडेट्स हु गेट द पार्टी सिंबल एंड सपोर्ट। राजनीतिक दल जो होते हैं वो जब चुनाव आते हैं, चुनावों को इस समय अपने उम्मीदवारों की घोषणा करते हैं, अपने उम्मीदवारों का नाम जनता के सामने रखते हैं और उन्हें अपने पार्टी का सिंबल प्रदान करते हैं कि आप हमारे पार्टी के चिन्ह का इस्तेमाल कर सकते हैं चुनाव में। पार्टीज नॉमिनेशन इज ऑफन कॉल्ड पार्टी टिकट, और साधारण आम बोलचाल की भाषा में हम इसे टिकट कहते हैं। पार्टी टिकट यानी पार्टी जो है वो उम्मीदवारों को जो मंजूरी देती है, जैसे कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी है ना, कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी है, कोई पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है या लेजिस्लेटिव कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी कोई संसदीय क्षेत्र है या कोई विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ से मान लो कि कोई XYZ कोई पॉलिटिकल पार्टी है, कोई राजनीतिक दल है, कोई व्यक्ति जो कि उस पार्टी से, उस पार्टी के नाम पर उस क्षेत्र से, उस संसदीय या उस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहता है, जनप्रतिनिधि बनना चाहता है, तो वो पार्टी को अप्रोच करता है। पार्टी जो है, जो राजनीतिक दल है, वो उसकी अपने पैरामीटर्स हैं, उसके अपने क्राइटेरिया हैं कि वो किसको अलाउ करेगी, किसको नहीं करेगी। बहुत सारे लोग, मतलब जैसे एक नौकरी को प्राप्त करने के लिए बच्चों, बहुत सारे लोग इंटरव्यू देते हैं, रिटन एग्ज़ाम देते हैं, लेकिन वो नौकरी मिलती है एक को, है ना। तो उसी तरह से पॉलिटिकल पार्टीज़ से भी चुनाव लड़ने के लिए बहुत सारे लोग इच्छुक होते हैं, डिज़ायरेबल होते हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी एक क्षेत्र से एक ही कैंडिडेट को परमिशन देती है, मंजूरी देती है। तो मान लो उसने किसी को सेलेक्ट किया तो आम बोलचाल में, भाषा में हम कहते हैं कि इस पार्टी ने इस व्यक्ति को इस सीट से, इस लोकसभा क्षेत्र से टिकट दिया है। टिकट मतलब परमिशन, ऑफिशियली परमिशन दिया है कि भाई आप हमारी पार्टी के कैंडिडेट होंगे, इस क्षेत्र से चुनाव आप लड़ सकते हैं, हमारी पार्टी का जो सिंबल है उसको इलेक्शन में आप यूज़ कर सकते हैं, है ना। एवरी पर्सन हु विशेज टू कंटेस्ट एन इलेक्शन हैज़ टू फिल अ नॉमिनेशन फॉर्म एंड गिव सम मनी एज सिक्योरिटी डिपॉजिट। जब पार्टी से ऑफिशियली परमिशन मिल जाती है, पार्टी टिकट दे देती है किसी व्यक्ति को कि हाँ भाई आप इस क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं हमारी पार्टी से, तो वो ऑफिशियल लेटर, वो आधिकारिक पत्र जो उसको पॉलिटिकल पार्टी से मिला है, परमिशन लेटर, उसके साथ वो व्यक्ति जो जिला निर्वाचन कार्यालय होता है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो इलेक्शन ऑफिसर होता है, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, यूजुअली वो उस डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो भी कह लो। तो वहाँ बच्चों एक नॉमिनेशन फॉर्म मिलता है, एक नामांकन पत्र, है ना, एक फॉर्म में एक गवर्नमेंट के द्वारा एक फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट को मैं बोल रहा हूँ, मतलब उसमें कई पॉइंट्स होते हैं। मतलब जैसे हम लोग जैसे कोई नौकरी हमें लेनी है, कोई नौकरी का ऐड निकलता है तो उसमें फॉर्म होता है, हमको एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट पे बहुत सारी एंट्रीज़, बहुत सारी चीज़ें भरनी पड़ती हैं, जैसे हमको अपना नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, एज और बहुत सारी चीज़ें अपने बारे में, मतलब अपनी सारी डिटेल्स, अपनी पर्सनल डिटेल्स, अपनी एकेडमिक डिटेल्स वगैरह भरनी होती हैं। उसी तरह से चुनाव
लड़ने के लिए जो व्यक्ति जो भी इच्छुक होते हैं उनको एक फॉर्म भरना पड़ता है, उसको नॉमिनेशन फॉर्म बोलते हैं। उस नॉमिनेशन फॉर्म में वो लेटर भी लगेगा, पॉलिटिकल पार्टी ने जो टिकट दिया है, यानी टिकट कहने का मतलब वो जो ऑफिशियल लेटर मंजूरी कि भैया तुम हमारे तरफ से वो हो, एक उम्मीदवार हो, कैंडिडेट हो, तो वो भी ले जाना पड़ता है साथ में। नॉमिनेशन फॉर्म के साथ कुछ पैसे, कुछ धन, कुछ रुपए भी जमा करने पड़ते हैं एक एज अ सिक्योरिटी मनी। सिक्योरिटी मनी की मतलब आप उम्मीदवार बन रहे हैं भाई, तो उसके लिए आप कुछ डिपॉजिट करिए, पैसे डिपॉजिट करिए। ये पैसे आपको मैं बताऊंगा कि ये डिपॉजिट मनी जो होती है उसका क्या होता है, ये आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। Recently, a new system of declaration has been introduced on direction from the Supreme Court. Every candidate has to make a legal declaration giving full details. हाँ, एक बहुत काम की बात। अभी हाल के कुछ वर्षों में बच्चों, कुछ वर्ष पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया, एक वर्डिक्ट दिया, एक निर्णय दिया, एक आदेश दिया। चुनाव में जो प्रतियोगी होते हैं, चुनाव लड़ने वाले जो उम्मीदवार होते हैं, उनके लिए ख़ास तौर से ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीज़न आया था कि उसमें जो उम्मीदवार या जो व्यक्ति जो चुनाव लड़ना चाहता है उसको कुछ वैधानिक घोषणा करनी होती है अपने बारे में, कुछ लीगल डिक्लेरेशन मतलब कुछ वैधानिक घोषणा पत्र निकालना पड़ता है, अपनी पूरी डिटेल अपने बारे में कई बातें बतानी पड़ती है। कोर्ट इलेक्शन ऑफिसर को भी बतानी पड़ती है और उसको पब्लिक करनी पड़ती है, यानी सार्वजनिक, ताकि सभी लोग जान सकें। उस विधानसभा या उस संसदीय क्षेत्र के रहने वाले हर व्यक्ति ये जान पाए कि उसका जो उम्मीदवार, उसका जो जनप्रतिनिधि बनने का जो सपना देख रहा है, उस क्षेत्र उन लोगों का जनप्रतिनिधि जो बनना चाहता है ना, वो कौन है, क्या है ना, उसके बारे में पूरी डिटेल। तो अब क्या क्या डिटेल? फर्स्ट पॉइंट, सीरियस क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट द कैंडिडेट। मतलब उस उम्मीदवार को ये बताना पड़ता है कि यदि भारत की किसी अदालत में, थाने में, कहीं भी उसके खिलाफ कोई मुकदमा है, कोई कानून उसके खिलाफ अदालत में किसी कानून के तहत केस चल रहा है, मुकदमा चल रहा है, कोई आपराधिक, कोई क्रिमिनल केस उसके ऊपर, फौजदारी केस कोई उसके ऊपर चल रहा है, उसकी सारी डिटेल लिखित रूप में, इन रिटन, उसको बतानी पड़ती है। दूसरा, डिटेल्स ऑफ द असेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द कैंडिडेट एंड हिज और हर फैमिली। पूरा पैसा, रुपया, संपत्ति, चल और अचल संपत्ति, बैंक बैलेंस, हर चीज़ एक एक आपको बतानी पड़ेगी लिखित में कि हमारे पास इतने रुपए हैं, इतने ये हैं, इतनी गाड़ियां हैं, इतने करोड़ की संपत्ति है, बैंक में कितने पैसे जमा हैं, कितना फिक्स डिपॉजिट है, सब बताना पड़ेगा आपको, लिखित में बताना पड़ेगा अपने क्षेत्र की जनता को, ठीक है। फिर है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट, और उम्मीदवार को अपनी शैक्षिक योग्यता भी बतानी पड़ेगी कि वो कितना पढ़ा लिखा है, 10वीं पास है कि 12वीं पास है कि बीए है, एमए है, पीएचडी है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, क्या है, सब डिटेल उसको बतानी पड़ेगी, ठीक है। दिस इंफॉर्मेशन हैज़ टू बी मेड पब्लिक, बताया ना मैंने, ये सिर्फ
ऐसा नहीं है कि आप डिटेल वो खाली एक फॉर्म पे भर के और सरकारी ऑफिस में आपने जमा कर दी और वो गुप्त रूप से फाइल में बंद करके रख दी गई। नहीं नहीं, ये सारी इन्फॉर्मेशन पहले आप सरकारी मतलब जो कार्यालय है, चुनाव कार्यालय जो होता है वहाँ जमा करना होगा। उसके बाद उसको पब्लिक कर दिया जाएगा, यानी सार्वजनिक लोगों के लिए प्रकाशित कर दिया जाएगा कि हर लोग, उस क्षेत्र में रहने वाले सभी लोग उसको जान सकें, देख सकें उस चीज़ को, उस सारी डिटेल को। ठीक है। दिस प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू द वोटर्स टू मेक देयर डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट्स। और इससे क्या अब आएगा, सबसे बड़ी बात ये कि इसका क्या फ़ायदा है। भाई क्या फ़ायदा है, वो कैंडिडेट जो है, जो उम्मीदवार है, वो अपनी पूरी डिटेल दे रहा है, तो इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा बच्चों वोटर्स को होगा, जो मतदाता हैं, वोट देने वाले जो हैं, है ना, जो सोच रहे हैं कि हमें किसे वोट देना चाहिए, किसे नहीं वोट देना चाहिए। तो इस तरह की जो कैंडिडेट की डिक्लेरेशन है वो जनता के दिमाग में, यानी वोटर के दिमाग में क्रिस्टल क्लियर कर देगी कि हमें किसे वोट देना चाहिए और किसे वोट नहीं देना चाहिए। भाई डेफिनेटली अगर कोई उम्मीदवार बता देगा पूरा क्लियर कि नहीं, भारत की अदालतों में मेरे ऊपर 32 मुकदमे चल रहे हैं, क्रिमिनल और सिविल मिला करके 32-34 केस चल रहे हैं, जिसमें कोई मर्डर का है, कोई किडनैपिंग का है, कोई लूट का है, कोई डकैती का है। तो अब कोई वोटर जो है, जो नहीं जानता था उस उम्मीदवार के बारे में कि अरे यार ये तो अपराधी प्रवृत्ति का है, तो अब तो उसके लिए क्लियर हो गया ना भाई, वो हम क्यों अपना जनप्रतिनिधि बनाए। भाई जो अपराधी है, जिसने कानून को तोड़ा है, और हम उसको जिता करके कानून बनाने के लिए भेज दें। अरे भाई पार्लियामेंट में तो कानून बनता है, तो हम उस व्यक्ति को अपना जनप्रतिनिधि बना के भेजें जो कानून तोड़ रहा है, जिसने कई बार कानून को तोड़ा, भारतीय कानून को तोड़ा, कानून हाथ में लिया। उसी व्यक्ति को हम कानून बनाने का अधिकार दे दें कि जाओ हमारे लिए कानून बनाओ। ये तो एक आयरनी हुई है ना, ये तो मतलब विडंबना हो गई है ना बच्चों। तो अब अगर इस तरह का डिक्लेरेशन होता है तो हमें, हमारे सामने चीज़ें साफ हो जाती हैं कि हमें किसे वोट देना चाहिए, किसे नहीं देना चाहिए। अब ये एक बॉक्स में लिखा हुआ है, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। क्या लिखा है? एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस फॉर कैंडिडेट्स। उम्मीदवारों के लिए, चुनाव में लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए? Why is there no educational qualification for holding such an important position when some kind of educational qualification is needed for any other job in the country? ये प्रश्न पूछ रहा है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। ये आम जनता के मन में हमेशा आता रहता है, लोग इसके बारे में काफ़ी डिबेट करते हैं, बहुत चर्चा का विषय रहा है ये, कि जब कोई व्यक्ति छोटा सा जॉब लेने के लिए जाता है हमारे देश में, छोटा सा, अगर ग्रुप डी का भी जॉब अगर आप लेने जाएंगे तो कम से कम क्लास 10th पास होना चाहिए, कि भाई आप क्लास 10th पास होना चाहिए, मैट्रिक पास होने चाहिए, या फिर क्लास 12th पास होने चाहिए, है ना। मतलब कोई भी नौकरी लेने जाइए तो कोई ना कोई पर्टिकुलर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए, है ना। तो हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट व्यक्ति को चुनते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट होता है वो, क्योंकि वो हमारा जनप्रतिनिधि होता है, वो हमारे बिहाफ पे कानून बनाने का काम करता है। तो उसके लिए क्यों नहीं कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तय की गई है, ये क्वेश्चन आता है। अब सुनो, इसका आंसर इसमें बहुत अच्छा दिया होगा, पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आर नॉट रेलिवेंट टू ऑल काइंड्स ऑफ जॉब्स।
The relevant qualification for selection to the Indian cricket team, for example, is not the attainment of educational degrees but the ability to play cricket well. ध्यान से समझो भाई। देखो, जो शैक्षिक योग्यता होती है वो हर तरह के जॉब को सूट करे, हर तरह के काम को सूट करे, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर हमें भारतीय क्रिकेट टीम के लिए कोई प्लेयर का चुनाव करना है, सिलेक्शन करना है, तो उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कोई मायने नहीं रखती, बल्कि मायने ये रखेगा कि वो उस क्रिकेट नाम के गेम को, उस स्पोर्ट्स को वो किस तरीके से खेलता है, ये मायने रखेगा। ठीक है। Similarly, the relevant qualification for being an MLA or an MP is the ability to understand people's concern, problems and to represent their interest. Whether they can do so or not is examined by lakhs of examiners, their voters, after every 5 years. बच्चों कि एक MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हम चुनते हैं तो उसके अंदर जो क्वालिटी होनी चाहिए वो ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो लोगों के प्रति कितना कंसर्न है, वो लोगों की समस्याओं को कितने गहराई तक समझ सकता है, वो लोगों के हितों को किस तरह से एक जनप्रतिनिधि के नाते देश की सबसे बड़ी पंचायत में प्रस्तुत कर सकता है, उसका निवारण करवा सकता है, लोगों की समस्याओं को हल करने की उसकी कितनी योग्यता है, ये योग्यता ज़्यादा मायने रखती है। ठीक है। क्यों कि उसका परीक्षण करने के लिए कोई एक दो परीक्षक नहीं है, उसका परीक्षण करने के लिए लाखों परीक्षक हैं जो हर 5 साल पे उसकी परीक्षा लेने के लिए तैयार रहते हैं, यानी वोटर। यानी आपने यदि जनता के हितों के लिए, जनता के जो जनता के फ़ायदे की बात नहीं की, जिन लोगों ने आपको चुन के भेजा उनकी कसौटी पे आप खरे नहीं उतरे, तो 5 साल बाद आपको उस पद से उतार दिया जाएगा। ठीक है। इवन इफ एजुकेशन वॉज रेलिवेंट, इट शुड बी लेफ्ट टू द पीपुल टू डिसाइड हाउ मच इम्पोर्टेंस दे गिव टू एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अगर ये मान लेते हैं कि जनप्रतिनिधि के लिए भी कुछ शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए, अगर हम ये बात मान लेते हैं कि चलो भाई MLA MP के लिए भी कुछ पर्टिकुलर योग्यता, कुछ पढ़ाई लिखाई वाली योग्यता होनी चाहिए, कुछ पढ़े लिखे वो भी होने चाहिए, तो क्यों ना हम लोगों पर छोड़ दें, हम आम जनता पे ये छोड़ दें डिसाइड करने के लिए कि भैया उन्हें किस तरह का जनप्रतिनिधि पसंद है, BA पास, MA पास, PhD पास कि 10वीं पास कि बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं, ये जनता पे छोड़ देना चाहिए। इसके लिए किसी तरह का कानून बनाने की ज़रूरत नहीं है। जनता के लिए कौन मायने रखता है, कौन महत्वपूर्ण है, ये हमें जनता पे छोड़ देना चाहिए। इसमें किसी भी तरह की किसी भी तरीके से उसको एक पैरामीटर बना करके, एक सांचा बना करके उसको सीमित करने की ज़रूरत नहीं है। जनता अपने कॉन्सेंट से डिसाइड करे कि उसे किस तरह का कैंडिडेट पसंद है। इन आवर कंट्री, पुटिंग एन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वुड गो अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी फॉर येट अनदर रीज़न। क्या? It would mean depriving a majority of the country's citizens the right to contest election.
If, for example, a graduate degree like BA, BCom or BSc was made compulsory for candidates, more than 90% of the citizens will become ineligible to contest election. बहुत बड़ी बात कही है बच्चों। अब आपको समझ में आ जाएगा इस प्रश्न का जो प्रश्न था कि भाई जनप्रतिनिधियों के लिए भी कुछ शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए, है ना। इसका बहुत सटीक उत्तर मिला है बच्चों। हमारे देश में, हम अपने देश की बात कर रहे हैं, हम विश्व की बात नहीं कर रहे हैं। हमारे देश में जो परिस्थितियां हैं, जो लिटरेसी लेवल है, जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, अगर हम इस तरह का कोई नियम लागू कर देते हैं तो ये हमारे देश की लोकतंत्र की आत्मा के लिए ये बहुत घातक है। क्यों? क्योंकि यदि हम तय कर दें कि एक जो उम्मीदवार है उसको बीए, बीएससी, बीकॉम वगैरह पढ़ा होना चाहिए, तो 90% जो हमारे देश के जो नागरिक हैं, आबादी है, वो चुनाव लड़ने के अयोग्य हो जाएंगे, है ना। बच्चों, भारत की परिस्थितियाँ अन्य देशों की परिस्थितियों से बिल्कुल भिन्न है। तो हम शैक्षिक योग्यता को एक मानदंड, एक पैरामीटर नहीं बना सकते, है ना, कि नहीं कैंडिडेट को इतना पढ़ा लिखा ही होना चाहिए। तो ये एक तरह से लोकतंत्र का गला घोंटना हुआ। क्योंकि अगर मान लो कि कोई पैसे के अभाव में, जिसके पास पैसा नहीं है, पैसे के अभाव में किसी व्यक्ति ने शिक्षा प्राप्त नहीं की, तो क्या उसे चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है? लोकतंत्र क्या बोलता है? लोकतंत्र बोलता है कि किसी भी तरह के निर्णय में सभी का शामिल होना, है ना। लोकतंत्र या डेमोक्रेसी की तो डेफिनेशन ही है फॉर द पीपल, है ना, बाय द पीपल, टू द पीपल, है ना, जनता के द्वारा, जनता के लिए। तो यहाँ फिर जनता कहाँ रह गई? तो आम से खास हो जाएगा। आपने एक क्लॉज लगा दिया कि भाई वो स्नातक होना चाहिए, चाहे एमए होना चाहिए या पीएचडी होना चाहिए, तो सब तो है नहीं। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते। बच्चों, आज का वीडियो हम लोग यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्शन कैंपेन, चुनाव अभियान, ठीक है, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट।